हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे आज। उसके पहले हम बात करते हैं लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? देखिए, ऐसा आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल की बात करें, कोई भी चार्ज पार्टिकल जनरेट करता है, क्या क्या जनरेट करता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए कैसे होना चाहिए? रेस्ट में। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल की अगर हम बात करें, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। अगर हम किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करें, यानी कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कि मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज के मोशन में आने से क्या बनती है? करंट। और करंट क्या बनाती है? करंट बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इतना याद रखिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं, रेस्ट चार्ज, जो रेस्ट चार्ज होता है वो बनाता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मूविंग चार्ज होगा, अगर हम किसी मूविंग चार्ज की बात करें, तो मूविंग चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। यानी मूविंग जो चार्ज पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अच्छा, अब ऐसा आप जानते हैं कि जो मैग्नेट है, हम किसी मैग्नेट की बात करें, अगर हम किसी मैग्नेट की बात करें, NS, मैग्नेट फोर्स किस पे लगाएगा? आप जानते हैं कि मैग्नेट जो है वो फोर्स किस पे लगा सकता है? मैग्नेट फोर्स लगाएगा मैग्नेट पे। मैग्नेट फोर्स किस पे लगाएगा? मैग्नेट पे। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी रख रहा है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? मूविंग चार्ज। इसका मतलब ये मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो जो मैग्नेट होगा वो फोर्स लगा सकता है किस पर? मूविंग चार्ज पर। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? जब वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मूविंग चार्ज है, मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बना रहा है। अगर मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले लें, मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल ले लिए, इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज किस पे फोर्स लगा सकता है? चार्ज पार्टिकल उसी पे फोर्स लगाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पे फोर्स लगा सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेट उसी पे फोर्स लगा सकता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चार्ज जो कि खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये केवल उसी पे फोर्स लगा सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। उसी तरह से मैग्नेट जो कि खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये उसी पे फोर्स लगा सकता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो अगर हम मूविंग चार्ज की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी मैग्नेट इस पे फोर्स लगा सकता है। अगर हम केवल चार्ज की बात करें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो मूविंग चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब केवल चार्ज भी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। यानी किसी भी मूविंग चार्ज पे दो फोर्स लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग सकता है। इसकी स्टडी सबसे पहले लॉरेंज ने की। किसने की? लॉरेंज ने। लॉरेंज ने क्या कहा कि अगर हम ये किसी चार्ज पार्टिकल को ले लें जो कि मोशन में हो, जो कि कैसे हो? मोशन में। मोशन का मतलब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी हो, मान लेते v वेलोसिटी है।
हम किसी स्पेस में किसी चार्ज पार्टिकल को ले लें, इसके आसपास हम किसी दूसरे चार्ज को रख दें, और या फिर आसपास हम किसी मैग्नेट को रख दें। लॉरेंज ने क्या कहा कि अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल लें जो कि मोशन में हो, इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज रखा हो, ये दूसरा चार्ज है, इसका फील्ड बहुत दूर तक होगा, तथा और इसके आसपास एक मैग्नेट भी रख दें, ये मैग्नेट है, इसका भी फील्ड बहुत दूर तक होगा। तो यानी इस चार्ज पार्टिकल पे ये चार्ज भी अपना फोर्स लगा रहा होगा, ये मैग्नेट भी अपना फोर्स लगा रहा होगा, दोनों फोर्स अपने अपने लगा रहे होंगे। चार्ज भी अपना फोर्स लगा रहा होगा, मैग्नेट भी अपना फोर्स लगा रहा होगा। चार्ज कितना फोर्स लगा रहा होगा? तो चार्ज जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा वो था F इक्वल टू ई क्यू। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगा वो था F इक्वल टू ये वेक्टर क्वांटिटी, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा FB, इसको हम FE दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा इस चार्ज पार्टिकल पर, ये फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, अगर हम बात करें चार्ज पार्टिकल पे टोटल कितना फोर्स लगा, तो नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर हम मूविंग चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स की बात करें तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? F डैश इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स FE प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स FB। ये सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनकी वैल्यू पुट करें अगर हम तो F डैश, या केवल F ले लीजिए इसको, F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स EQ प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। Q कॉमन मिल जाएगा, बचेगा वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर। ये है लॉरेंज फोर्स, ये फोर्स है बेटा लॉरेंज फोर्स। यानी लॉरेंज फोर्स क्या हुआ कि अगर कोई चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल, सबसे खास बात यह कि चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए। अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे स्पेस में रखा हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा हो, अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे स्पेस में रखा हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करने लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी काम करने लगता है। दोनों का नेट इफेक्ट जो होता है, वो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, उसी फोर्स को सबसे पहले लॉरेंज ने स्टडी की थी, इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो F है ये लॉरेंज फोर्स है, ये F लॉरेंज फोर्स है। अब अगर इस लॉरेंज फोर्स जो आपने फाइंड किया यहाँ पर F इक्वल टू Q वेक्टर E प्लस वेक्टर B V क्रॉस वेक्टर B, अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे स्पेस से पास कराएं, अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे स्पेस से पास कराएं जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स दोनों सेम हो, इक्वल हो लेकिन अपोजिट हो, इक्वल हो लेकिन अपोजिट हो, यानी हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी ऐसे स्पेस से, किसी ऐसी जगह से पास कराएं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स FE और FB इक्वल और अपोजिट हो, तब जो नेट फोर्स होगा यानी जो लॉरेंज फोर्स होगा वो जीरो होगा। ऐसी सिचुएशन में लॉरेंज फोर्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला जो होगा लॉरेंज फोर्स का F इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ FE प्लस FB होता है। लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर सम ऑफ FE प्लस FB, इनके वेक्टर सम के बराबर होता है।
हमने कहा कि एफ ई और एफ बी इक्वल है लेकिन अपोजिट है। अपोजिट होने की वजह से एक अगर प्लस में होगा, अगर ये प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ये जीरो हो जाएगा, लॉरेंज फोर्स जीरो होगा। अच्छा, इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कब, जब एफ ई और एफ बी सेम हो, एफ ई इक्वल टू एफ बी अगर सेम हो तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, एफ ई की जगह हम लिखेंगे ई क्यू, एफ बी की जगह क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी इधर डिवाइड में आ जाएगा, वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर ई अपॉन वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर वी यानी केवल वी हो जाएगा ई अपॉन बी, ये केवल वी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो वेलोसिटी हमको मिली इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो हमको वेलोसिटी फाइंड हुई v इक्वल टू ई अपॉन बी, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर। अब मतलब क्या हुआ यहाँ पे वेलोसिटी फिल्टर, फिल्टर का सेंस क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सोर्स हो, अगर हमारे पास यानी कोई ऐसा सोर्स हो जिससे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जनरेट हो रहे, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ जनरेट हो रहे हो, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ जनरेट हो रहे हो, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, और हमें किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही पार्टिकल चाहिए। देखिए ऐसा हमारे पास कोई सोर्स है जिससे बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जनरेट हो रहे हो, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ जनरेट हो रहे हो, चार्ज पार्टिकल, लेकिन हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही पार्टिकल चाहिए, उससे कम वेलोसिटी या उससे ज़्यादा वेलोसिटी वाले पार्टिकल हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसे रीजन से पास कराते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स जस्ट अपोजिट और इक्वल हो। हम किसी ऐसे रीजन से इसको पास कराते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट हो। सारे पार्टिकल्स पे ऐसा ही होगा। तो अब इस रीजन से पास होने के बाद सिर्फ वही पार्टिकल इस रीजन को पार कर पाएंगे, सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल इस रीजन को पार कर पाएंगे जिनकी वेलोसिटी का रेशियो E अपॉन बी होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर नहीं, सेम वेलोसिटी के पार्टिकल ही निकल पाएंगे। जिनके लिए रेशियो ये सेम होगा वही पार्टिकल इस रीजन को पार कर पाएंगे, बाकी पार्टिकल इस रीजन को पार नहीं कर पाएंगे। कुछ पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएंगे, कुछ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, दोनों डिफ्लेक्ट करेंगे। तो दोनों डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन जिनके लिए दोनों फोर्स सेम होगा उनको ये दोनों डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करने के लिए फोर्स लगा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करने के लिए फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन जब दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये सीधे निकल जाएंगे, ये सीधे निकल जाएंगे। और ये उन्हीं के साथ पॉसिबल है जिनके लिए ए और बी का रेशियो सेम होगा। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। यहाँ पे जो वेलोसिटी वी हमको मिली ए और बी का रेशियो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। देखिए बेटा, अब हमें अगला डेरिवेशन पढ़ना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा। हमने ये क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया। देखिए क्रॉस का साइन क्या शो करता है, क्रॉस का साइन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। आप ये पढ़ चुके हैं, क्रॉस का साइन क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और जानते हैं आप डॉट का साइन क्या शो कर सकता है, डॉट का साइन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। ये आप पढ़ चुके हैं। क्रॉस का साइन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड शो करता है। तो हमने आप ये एक क्रॉस के साइन से दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, यानी एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ये वायर रखा हुआ है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। करा बताइए इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। यानी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक वायर को रख दिया जिसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। और क्वेश्चन हमसे ये है कि इस वायर में इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर फोर्स लगेगा तो वो कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। देखिए अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रही है
तो इसका सेंस हुआ कि इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज, क्योंकि करंट कब फ्लो होगी, करंट तो तब फ्लो होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। आप जानते हैं करंट तब फ्लो होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मोशन में आएंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे। तो अगर करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसमें ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए, तभी तो करंट फ्लो हुई। और हम ऐसा भी कह सकते हैं जो पूरा वायर है, वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स तो इन फ्री इलेक्ट्रॉनों पे लगेगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन हुए, मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब मूविंग चार्ज। आप जानते हैं कि अगर किसी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा आता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है। अगर किसी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, रखा नहीं जाता, अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है, और हमको तो वो फोर्स निकालना है ना, क्योंकि ये चार्ज कहाँ मूव कर रहे हैं, वायर के भीतर। तो अगर इन चार्जों पे फोर्स लगेगा तो जाहिर सी बात है वायर पे लगेगा। तो कुल मिला के अगर हमें ये पता करना है कि वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप ये पता करिए कि इन चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। आपको ये पता करना है कि इन चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो वी नो दैट, हमें अच्छे से पता है कि एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स, वी नो दैट force on a charged particle, force on a moving charge particle, force on a moving charge particle in a uniform magnetic field. We know that force on a moving charge particle in a uniform magnetic field, F is equal to जो होता है वो होता है QVB sin थीटा। ये किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स होता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। लेकिन हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वायर के भीतर मूव करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वायर के भीतर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वीडी, डिप्ट वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिप्ट वेलोसिटी। क्यू क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू होता है, यानी फॉर इलेक्ट्रॉन हम ये बात कर सकते हैं कि फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, क्योंकि इस वायर के भीतर कौन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो Q होगा वो E के बराबर होगा और जो V होगा वो VD के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिप्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। देन फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू E VD B साइन थीटा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स होगा E VD B साइन थीटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है। अगर आपको ये पता करना है कि इस पूरे वायर में कितना फोर्स लग रहा है, तो आप ये पता कर लो इस पूरे वायर के भीतर कितने इलेक्ट्रॉन मोशन में, क्योंकि फोर्स वायर पर नहीं लगेगा, फोर्स तो इलेक्ट्रॉनों पे लगेगा। क्योंकि फोर्स किस पे लगता है, मूविंग चार्ज पे। फोर्स किस पे लगता है, मूविंग चार्ज पे, वायर में फोर्स नहीं लगता। तो अगर आपको ये पता करना है कि इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो आप सबसे पहले ये पता करो कि इस वायर के भीतर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हमें यह पता करना है वायर के भीतर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि वायर के भीतर इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम में है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वॉल्यूम में। तो अपनी तरफ से मान के चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in unit volume, in unit volume of wire, let the number of free electrons in unit volume of wire, यानी वायर के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो कितने हैं, स्मॉल एन है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वायर के भीतर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल एन है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपको चाहिए तो आप ये पता करो टोटल वॉल्यूम कितना है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एन है, तो आप पहले ये पता करो टोटल वॉल्यूम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर
टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो एरिया ए है, लेंथ एल है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? इधर साइड में हम लिख रहे हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसमें से कोई भी दो चीज़ें मिलके, कोई भी दो मिलके क्या बना देती हैं? एरिया। तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा ए इंटू एल, ये एरिया बन गया, ये एल है। यानी ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए कोई भी दो चीज़ें मिलकर बना देती हैं एरिया, तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा, अब ये दोनों मिलकर एरिया बना दिए, यानी ए इंटू एल, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? वो होगा ए इंटू एल। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन थे, टोटल वॉल्यूम ए एल है। तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? सिंपल सा NaL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n थे, टोटल वॉल्यूम Al है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इतना क्लियर? अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि हमने अभी भी देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स था, एक इलेक्ट्रॉन पे वो इतना था। हमारे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, अब थोड़ा सा सोचिए, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए फोर्स कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे 5 न्यूटन लग रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 20 है, तो सिंपल सा आप है 20 इंटू 5, यानी आप बोलोगे 100 न्यूटन। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जो था वो 5 न्यूटन था, हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन 20 है, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? 20 इंटू 5 यानी 100 न्यूटन। तो ऐसा ही इसमें हम करते हैं, हमने पढ़ रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इतना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL। तो टोटल फोर्स F डैश, इसको F डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टोटल फोर्स F डैश हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल number of electrons, total number of electrons into total number of electrons into force on one electron, force on one electron। तो ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा F डैश इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है NaL इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन E VD B साइन थीटा, E VD B साइन थीटा। अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं F डैश इक्वल टू, देखिए हम क्या करते हैं, NeAVD को एक साथ करते हैं, NeAVD को हमने एक साथ कर दिया। हमने किसको एक साथ किया? NeAVD, बचा क्या? LB साइन थीटा, LB साइन थीटा बच गया हमारे पास, इतना हमारे पास बच गया। अच्छा, ये आप देखें जब वायर में करंट फ्लो हो रही थी, करंट किसकी वजह से फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होती है वो होती कितनी है, यानी वी नो दैट, ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी नो दैट करंट इज फ्लोइंग इन वायर, यानी वायर में जो करंट फ्लो होती है, करंट इज फ्लोइंग इन वायर, I इक्वल टू NeAVD। ये फॉर्मूला हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी वायर में जो करंट फ्लो होती है वो कितनी होती है? I इक्वल टू NeAVD। तो अगर हम NeAVD की जगह I पुट कर दें
तो ऐसी सिचुएशन में हमें मिला एफ डैश इक्वल टू एन ई वी डी की जगह कितना पुट कर देंगे आई, तो आई एल बी साइन थीटा हो गया फोर्स। यही फॉर्मूला है फोर्स का। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स का। यहीं से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट भी फाइंड करते हैं। साइन थीटा को अगर हम इग्नोर कर दें तो एफ इक्वल टू आई बी एल, बी इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल। यहीं से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट फाइंड करते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालें, यहाँ से बी आ जाएगा एफ अपॉन आई इंटू एल। देखिए साइन थीटा को इग्नोर कर दीजिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट की अगर बात करें तो एफ की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, आई की एम्पियर इंटू एल की मीटर, यानी यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बी की यूनिट हो जाएगी। यहीं से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, न्यूटन की डायमेंशन, एम्पियर की डायमेंशन और मीटर की डायमेंशन को रखकर। तो ये आपको क्लियर हुआ कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी किसी अगर वायर को, किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना लगता है, आई बी एल साइन थीटा। क्लियर हुआ ये?